नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 14 जून 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। अ, ये सीरीज़ जैसे कि मैंने चालू किया, अभी ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया इस सीरीज़ को चालू किए हुए। एंड इस सीरीज़ में हम क्या करते हैं कि सारे इकोनॉमिक टाइम्स कवर टू कवर हम सारे न्यूज़ को देखते हैं और समझते हैं। उससे मैं आपको सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ सारे न्यूज़ एज इन टॉप 20, 25, 30 न्यूज़ डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ़ न्यूज़ जो उस डे पे आए। ठीक है। और ये चीज़ है कि मैं कुछ कैटेगरीज ऑफ न्यूज़ इससे कवर नहीं करता हूँ, जैसे कि पॉलिटिकल बेस्ड न्यूज़ हो गया, जैसे कि प्योर प्ले पॉलिटिक्स हो गया, जिसमें बीजेपी ने ये कैंपेन किया, कांग्रेस ने ये कैंपेन किया, ये सब न्यूज़ मैं कवर नहीं करता हूँ। कोई कंपनी स्पेसिफिक न्यूज़ है कि ये कंपनी का Q4 का अर्निंग्स रिलीज़ हो गया, Q3 का अर्निंग्स रिलीज़ हो गया, ये सब मैं कवर नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे ये समझ आता है कि ये आपके जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से कुछ खास काम नहीं है। हाँ, बट उस कंपनी का अगर कोई बहुत बड़ा कोई डेवलपमेंट हुआ है जिससे अपना इकोनॉमी या मतलब उस सेक्टर पे अच्छा इफेक्ट पड़ सकता है, तो वो मैं डेफिनेटली कवर अप करूँगा। ये लेक्चर की सीरीज़ के बाद मैं अश्योर कर सकता हूँ कि आपको इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप प्योर प्ले ये लेक्चर यूज़ कर सकते हो फॉर योर एग्ज़ाम पर्पस, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, या अगर आप कोई इंटरव्यूज़ वगैरह की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आजकल मैंने देखा कि इंटरव्यूज़ वगैरह में भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आपने भी फील किया होगा कि जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से कंपनीज इंटरेस्टेड रहते हैं कि आप इकोनॉमी के बारे में क्या जानते हो, मार्केट के बारे में क्या जानते हो, तो उनके लिए भी रेलिवेंट है। एंड लास्टली जो आप बिज़नेस अगर आप कर रहे हो तो आपके लिए और भी ज़्यादा रेलिवेंट है, क्योंकि आज के डेट में बिज़नेस में सबसे ज़्यादा लॉज अमेंड हो रहे हैं। तो टाइम टू टाइम आपको ये सब लॉस का पता होना चाहिए। लॉस का टैक्स प्लानिंग भी आप कर सकते हो उस हिसाब से, तो इसलिए आपके लिए भी ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है। तो चालू करते हैं दोस्तों लेक्चर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं आपको ये सीरीज़ कैसे चल रहा है। दोस्तों सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ सब्सक्रिप्शंस बढ़ते जा रहे हैं, एंड मुझे ऐसा लगता है कि क्वालिटी अगर मिल रहा है तो लोग सब्सक्राइब करेंगे। और मैं अपना ड्यूटी अच्छे से कर रहा हूँ, मैं लेक्चर्स लेके आ रहा हूँ। आपकी ये ड्यूटी है, बस एक ही ड्यूटी है कि आप लोगों को ये चैनल सब्सक्राइब करवाएं, उनको रेकमेंड करें, ताकि उनके लिए भी ये बेनिफिशियल हो। और वीडियो पे आप लाइक ज़रूर करें, बस आपकी इतनी ड्यूटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़, वोडाफोन इंडिया रिवाइवल प्लान लेड बाय 14,000 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन। देखिए, क्योंकि कंपनी स्पेसिफिक न्यूज़ है, बट फिर भी मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये सेक्टर के ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, वोडाफोन कंपनी जो है, आपको पता है कि काफ़ी अभी क्राइसिस में है। वोडाफोन अपने ड्यूज़ चुका नहीं पा रहा है। वोडाफोन अच्छे से उसके क्लाइंट्स को संभाल नहीं पा रहा है। उसके क्लाइंट्स एयरटेल और वोडाफोन के पास जाते जा रहे हैं, एयरटेल और जियो के पास जाते जा रहे हैं। तो ऐसा क्या होगा ना कि मार्केट डोमिनेंस वोडाफोन का कम हो जाएगा, मार्केट शेयर कम हो जाएगा, तो सिर्फ 2 प्लेयर डोमिनेट करने लगेंगे। तो इस वजह से इंडियन जो गवर्नमेंट है वो भी थोड़ा सपोर्ट कर रही है वोडाफोन को, ताकि सिर्फ 2 प्लेयर्स डुओपोली टाइप का नहीं हो जाए मार्केट में। तो इसलिए वोडाफोन इंडिया को बाकी भी सपोर्ट किया जा रहा है। अभी का न्यूज़ ये है कि वोडाफोन इंडिया जो है 14,000 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूजन करेगा, जिसमें से आदित्य बिरला ग्रुप कुछ इन्फ्यूजन करेगा और यूके का वोडाफोन ग्रुप जो है वो दूसरा इन्फ्यूजन करेगा। देखिए, वोडाफोन आइडिया कंपनी है, वोडाफोन सिर्फ कंपनी नहीं, वोडाफोन आइडिया मर्ज हो गया था। तो अब वो जो वोडाफोन का जो पेरेंट कंपनी जिसका इन्वेस्टमेंट है, वो अब इन्फ्यूज़ कर रहा है, और आदित्य बिरला ग्रुप भी इन्फ्यूज़ कर रहा है इसमें कैपिटल। कितना कितना इन्फ्यूज़ कर रहे हैं ये लोग? 2,000 करोड़ के आसपास फ्रेश इक्विटी इन्वेस्ट करेंगे, एंड 5,000 करोड़ के आसपास ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। कुछ प्रमोटर्स भी है जो कि 7,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट करेंगे। तो ऐसे हो गया 14,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट, जो कि बिजनेस के रिवाइवल में काम आएगा। ठीक है, इससे ये लोग बैंक का डेट रिड्यूस करेंगे। गवर्नमेंट ने भी अपना वो किया है कि भाई गवर्नमेंट के जो 5G के जो ड्यूज़ थे, मतलब स्पेक्ट्रम के जो ड्यूज़ थे, गवर्नमेंट ने उसमें इक्विटी में कन्वर्ट करने का वो किया है, डिसीजन लिया है। तो उससे भी काफ़ी कंपनी को मदद मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, सज्जन जिंदल स्टीयर्स टुवर्ड्स MG इंडिया। MG इंडिया, आपको पता है कि MG जो कंपनी है ये इंडिया में अभी कुछ सालों से ऑपरेशन में है। MG इंडिया अब फाइनली ब्रेक इवन में आ चुकी है, एंड ये लोग अब अपना स्टेक सेल ऑफ कर रहे हैं। देखिए, स्टेक सेल ऑफ कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि MG इंडिया छोड़ के जा रही है, ऐसा कुछ न्यूज़ आप मत समझिए। जस्ट दैट कि MG इंडिया अब अपना स्टेक इसलिए भी सेल ऑफ करेगी क्योंकि आपने देखा है कि इंडियन जो गवर्नमेंट है वो प्रमोट कर रही है उस चीज़ को कि चाइनीज़ कंपनीज डायरेक्टली इन्वेस्ट ना करें 100% इक्विटी के साथ, वो लोग किसी के थ्रू पार्टनरशिप करके इन्वेस्ट करें। तो JSW की जो है सज्जन जिंदल, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इस वेंचर में। तो उनका और अब हो जाएगा इंडियंस का शेयर 51% और MG का शेयर 49% हो जाएगा इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद डोर्सेस एलिगेशंस आउटराइट लाइज, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स
आईटी। देखिए, एक्चुअली डोर्सी जो है ट्विटर के सीईओ, वो उन्होंने एलिगेशन लगाया है इंडिया के ऊपर कि भाई इंडिया जो फार्म प्रोटेस्ट के टाइम में ना काफ़ी पोस्ट को हटाने बोला था जो फार्म प्रोटेस्ट से रिलेटेड है, ताकि लोगों को एक अवेयरनेस ना जाए, मैसेज ना जाए लोगों को, इस टाइप का फार्म प्रोटेस्ट हटाने के लिए बोला था। और इंडियन गवर्नमेंट उस चीज़ को आउटरेटली रिजेक्ट कर रही है कि हम लोग ने ऐसा कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं डाला था, उन्होंने अपने मर्जी से किया है। हम तो इनफैक्ट सबसे ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे थे, ट्विटर ने तो कितने बार हमारे लॉज को तोड़ा है, बट हमने हमेशा कोऑपरेट किया, हमने ट्विटर को बैन नहीं किया है। और ट्विटर का डबल स्टैंडर्ड है। जब कैपिटॉल में जब धमाका हुआ था, जब आपको याद होगा कि यूएस इलेक्शन के टाइम में जब कैपिटॉल में धमाका हुआ था, जो डोनाल्ड ट्रंप के जो सपोर्टर्स जो वाइट हाउस में घुस गए थे, उस टाइम में जब धमाका हुआ था तो धमाका एज इन जो अटैक हुआ था या जो प्रोटेस्टर्स घुस गए थे अंदर, उस टाइम में तो ट्विटर ने इतना अच्छे से कवर नहीं किया। और अभी ट्विटर डबल स्टैंडर्ड दिखा के इंडिया को ज़्यादा वो दिखा रहा है कि भाई इंडियन गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं कर रही है। तो वो असली क्या है क्या नहीं, वो तो चलिए इन्वेस्टिगेशन या टॉक से पता चलेगा, बट अभी ट्विटर का ये एलिगेशन है और गवर्नमेंट इस चीज़ को डिनाई कर रही है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, इंडियाज डिसइन्फ्लेशन प्रोसेस टू बी स्लो एंड प्रोट्रैक्टेड आरबीआई गवर्नर। देखिए, मैंने दो वर्ड का यूज़ किया था, डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन का रेट कम होते जा रहा है, ठीक है। इन्फ्लेशन अगर 10% है तो अभी लगभग 5% के आसपास आ गया है। इन्फ्लेशन अब धीरे धीरे करके 4% गवर्नमेंट लेके आएगी, दैट इज नोन एज डिसइन्फ्लेशन। बट डिफ्लेशन काफ़ी अलग है। डिफ्लेशन मतलब जनरल प्राइसेस जो है वो कम होते जा रहे हैं, एंड डिफ्लेशन इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी, वेयर इज डिसइन्फ्लेशन इज गुड फॉर द इकोनॉमी। इन्फ्लेशन कम हो रहा है और डिफ्लेशन मतलब इकोनॉमी जो है प्रॉपर रिसेशन में जाते जा रही है। तो हमारी इकोनॉमी जो है डिसइन्फ्लेशन में है, दैट इज़ गुड फॉर अस। आरबीआई कह रहा है कि भाई डिसइन्फ्लेशन प्रोसेस जो रहेगा वो स्लो रहेगा एंड ग्रेजुअल रहेगा। ऐसा नहीं कि एकदम से हम रेट को बढ़ा दें और एकदम से प्राइसेस कम हो जाए, ऐसा नहीं। अभी देखिएगा, अगर आप आरबीआई रेट को इंक्रीज़ करना बंद कर दिया, आरबीआई ने कहा है कि भाई हम रेट को इंक्रीज़ करें, हम वेट ऑन वॉच रखें। अगर अगले में अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होता है, हमारे टारगेट रेट 4% के आसपास नहीं आता है, तो फिर हम ठीक है, हम और एक्शन लेंगे। लेकिन अभी ऑलरेडी 5.1% के आसपास आ चुका है, तो हम एकदम से और इंटरेस्ट रेट अभी बढ़ा के एकदम कम नहीं करेंगे। तो इट हैज़ टू बी स्लो एंड ग्रेजुअल एंड विल डू इट, ठीक है। एक छोटा सा न्यूज़ है दोस्तों, एमआरएफ शेयर्स बिकम इंडियाज़ फर्स्ट टू क्रॉस 1 लाख मार्क। एमआरएफ शेयर्स फाइनली 1 लाख के ऊपर भी जा चुका है। पिछले साल का अगर देखें तो यही डेट पे प्राइस था लगभग 68,500 के आसपास, और अब जाके 99,000, मतलब 1 लाख टच किया एंड देन वापस 99,000 के रेंज में आ गया। दैट्स अ गुड थिंग। अगर आपने इन्वेस्ट किया होगा तो आपको काफ़ी फ़ायदा भी हुआ होगा, एंड इट्स अ फर्स्ट स्टॉक टू डू इट। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, जीएसटी इवेजन ऑफ 30,000 करोड़ अनअर्थ। देखिए, जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक ऑपरेशन चालू किया, ऑपरेशन एंटी इवेजन, जिसमें से इन लोगों ने काफ़ी ट्रैक डाउन किया सारे जो फेक जीएसटी बिल्स जो सप्लाई हो रहे थे मार्केट में, उसको क्रैक डाउन किया है। देखिए, जीएसटी का जो ऑपरेशन है ये उस चीज़ों पे मेन फोकस था जो कि शेल कंपनीज़ बना रहे। जीएसटी डिपार्टमेंट ने ये चीज़ देखा कि भाई शेल कंपनीज़ बन रहे हैं किसके, पीएम किसान सम्मान निधि या जो वर्कर्स है उनके ऊपर जो है उनके नाम पे फेक कंपनीज बनते जा रहे हैं। उनके नाम पे फेक कंपनीज के इनवॉइस जनरेट होकर उस कंपनी को बेच दिया जाता है वो इनवॉइस जो कंपनी इनपुट क्रेडिट क्लेम करना चाहती है। सपोज मान लीजिए जो कंपनी शेल कंपनी है, उन्होंने 2 लाख का इनवॉइस इकट्ठा कर लिया, 2 लाख का इनपुट देने के लिए तैयार है। अब वो 2 लाख का इनपुट किसी को बेच देंगे 1 लाख रुपये में, तो 1 लाख रुपये जो खरीद रहा है उसे फ़ायदा है और जो कंपनी जो बेचेगी उससे तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि तो वैसे भी शेल कंपनी है। तो इस टाइप का काफ़ी क्रैकडाउन किया। 16 स्टेट में ये रैकेट चल रहा था और इन्होंने ये फाइनली इस ऑपरेशन से करीब 30,000 करोड़ का फ़ायदा पहुँचाया गवर्नमेंट को। आई थिंक ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है देखा जाए तो इस टाइप का अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये ऑपरेशन एंटी इवेजन क्या चीज़ के ऊपर है, तो बता सकते हैं कि भाई चाइना का कोई इवेजन के ऊपर है या रशिया यूक्रेन के इवेजन के ऊपर है। फिर एक ऑप्शन दे दिया जाएगा कि जीएसटी के इवेजन के ऊपर है। तो ऐसे ऑप्शंस बन सकते हैं। तो इस चीज़ में आप थोड़ा कन्फ्यूज मत होइएगा, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, PLI टू बी रिव्यूड बाय फिस्कल ईयर एंड फॉर एनी कोर्स करेक्शन। PLI मैंने आपको कई बार न्यूज़ में डिस्कस किया है, प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम, जिसके तहत अगर आप एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे या सेल करोगे तो सेल का जो है 6% आपको इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। जैसे कि सैमसंग का था 15,000 करोड़ का एडिशनल सेल हुआ था तो उन्हें 900 करोड़ के आसपास का इंसेंटिव मिला था, ठीक है। तो ऐसा है कि भाई डिपार्टमेंट में ये चीज़ पाया गया है कि भाई
कोई सेक्टर्स को तो काफ़ी अच्छे डेवलपमेंट हो रहे हैं पीएलआई में, एंड कोई सेक्टर्स डेवलप नहीं कर पा रहा है पीएलआई में, मतलब उनको इतना इंसेंटिव्स का वो फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। तो उस चीज़ को डिपार्टमेंट थोड़ा सा देखेगी कि क्यों लैग हो रहा है। कोई कोई चीज़ों में डिपार्टमेंट में ये चीज़ बोला है कि भाई कोई कोई सेक्टर्स में पीएलआई पिकअप ही नहीं कर पा रहा है। तो वो पीएलआई क्यों नहीं पिकअप कर पा रहा है उस सेक्टर में? अभी मैंने जितने भी न्यूज़ कवर किए वो मैक्सिमम ऑटोमोबाइल्स से है, लेकिन पीएलआई टोटल 14 सेक्टर्स में, लेकिन ऑटोमोबाइल्स पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, बाकी सेक्टर्स पे कम फोकस किया जा रहा है। तो ऐसा क्यों है? गवर्नमेंट ये चीज़ देखिए कि लैग क्यों है, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट जो है उसको करेक्ट करेगी। तो टोटल 1.97 लाख करोड़ का इंसेंटिव दिया गया है पीएलआई स्कीम के अंदर। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट जो है उस चीज़ को टेकअप करेगी कि भाई क्यों पीएलआई इंसेंटिव्स जो है बाकी सेक्टर्स में नहीं आ रही है। फिर उसके बाद नीति वर्किंग टू इंटीग्रेट एमएसएमईज विद सप्लाई चेन्स। देखिए एमएसएमई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमी का। तो एमएसएमई को बढ़ाने के लिए, एमएसएमई का ग्रोथ को बढ़ाने के लिए नीति आयोग ने ये चीज़ बोला है कि कोलैटरल फ्री लोन देंगे हम एमएसएमई को, ऐसा सिस्टम डेवलप करेंगे सो दैट एमएसएमई को कोलैटरल फ्री लोन मिले, वो लोग भी अपना प्रोडक्शन बढ़ाए और वो लोग भी इवेंचुअली पीएलआई जैसे स्कीम्स में थोड़ा पार्टिसिपेशन ले, क्योंकि वो लोग पीएलआई स्कीम से थोड़ा वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे क्योंकि पीएलआई इंसेंटिव्स जो है बड़े बड़े प्लेयर्स खा ले रहे हैं। तो उस चीज़ में देखना चाहिए कि नीति आयोग एक स्कीम लेके आएगी, एक प्रोसेस लेके आएगी या एक बोली जो सिस्टम डेवलप करेगी जिससे एमएसएमई को भी फ़ायदा हो ये सब चीज़ में। नेक्स्ट इज दोस्तों चाइना सरप्राइज रेट कट फ्यूल्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ मोर ईजिंग। देखिए चाइना एक तरफ अलग चल रहा है, पूरे वर्ल्ड एक तरफ अलग चल रहा है। अगर आप इंटरेस्ट रेट की बात करो तो चाइना ये चीज़ कह रहा है कि भाई हमें ग्रोथ चाहिए, एट एनी कॉस्ट वी वॉन्ट ग्रोथ, एंड समहाउ चाइना का इन्फ्लेशन भी ज़्यादा नहीं है। तो चाइना ग्रोथ को बढ़ाने के लिए रेट पे रेट कट्स करते जा रही है, ईजिंग कर रही है, मॉनेटरी ईजिंग कर रही है पॉलिसी को। अब इसका देखिए इसका कंसिक्वेंस दो हो सकता है, या तो चाइना को सचमुच को इंसेंटिव मिल जाए, सचमुच को ग्रोथ मिल जाए जो चाइना ये चीज़ चाह रही है, और या तो चाइना का इकोनॉमी एकदम डिजास्टर में चल जाएगा, क्योंकि चाइना पूरे अगेंस्ट जा रही है वर्ल्ड इकोनॉमी के। मतलब एज इन जहाँ वर्ल्ड इकोनॉमी रेट कट कर रही है या रेट को पॉज कर रही है, चाइना रेट को गिराए जा रही है। तो वो चीज़ है, ठीक है आरबीआई भी रेट को कट कर सकती है, बट आरबीआई इतना रेट को बढ़ाने के बाद कट करने की अब सोच रही है, या पॉज अभी तक भी पॉज किए, कट भी नहीं किए, और चाइना रेट पे रेट कट कर रही है। तो इस चीज़ को डिजास्टर भी देखना मिल सकता है, बट हाँ अगर ग्रोथ हुआ तो चाइना को वो भी ग्रोथ मिल सकता है। लेकिन एनालिस्टों का कहना है कि भाई इतना भी आप ईजिंग कर दोगे तो ज़रूरी नहीं है कि डिमांड आपका अपने आप बढ़ जाएगा। डिमांड बढ़ाने के लिए आपको अलग अलग फैक्टर्स ग्रोथ के कंसिडर करने पड़ेंगे, जैसे आपको सप्लाई भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इंटरेस्ट रेट को कर्व करने से आप अपना इकोनॉमी को सुधार लोगे, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। येलेन सेज IMF वर्ल्ड बैंक आर इंपॉर्टेंट काउंटरवेट्स टू चाइना। चाइना का हेजुमनी बढ़ते जा रहा है। चाइना क्या कर रहा है, स्मॉल इकोनॉमीज़ को लोन दे रहा है, और फिर उसके बाद जब वो लोन नहीं चुका पाते तो वो चाइना उसके इकोनॉमी को या उसके कंट्री के कुछ पार्ट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। बेस्ट एग्जांपल अगर आप बोलो तो श्रीलंका का हम्बन टोटा पोर्ट जो है वो चाइना ने लीज पे ले लिया। तो इस टाइप का चाइना कई सारे छोटे मोटे कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ भी ये चीज़ कर रहा है। तो इस चीज़ को कर्व करने के लिए चाइना जो वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो ये चीज़ चाह रहे हैं कि भाई हम क्यों नहीं जाके फंडिंग दे उनको, सो दैट चाइना से उनको फंडिंग ना लेना पड़े, और चाइना का ये जो डोमिनेंस है ये छोटे मोटे कंट्रीज़ पे वो थोड़ा रुके। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़, यूएस इन्फ्लेशन स्लोज गिविंग रूम फॉर फेड टू पॉज रेट हाइक्स। देखिए इन्फ्लेशन जो यूएस में अब धीरे धीरे कम होते जा रहा है, फेड आने वाला टाइम में इंटरेस्ट रेट को पॉज कर सकता है। अभी तक फेड की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। फेड ने भी ये चीज़ बोला कि भाई हम अभी वेट एंड वॉच कर रहे हैं, फेड की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, बट हाँ फेड ये चीज़ जो है ये चीज़ कर सकती है रेट को पॉज, ऐसा एनालिस्ट का भी मानना है। तो अगर पॉज करती है तो मैं बोलूँगा काफ़ी अच्छा बूम होगा, और सबसे अच्छा बूम देखने को मिलेगा इंडिया के आईटी सेक्टर्स में, जो कि अभी काफ़ी डाउन है। अगेन मैं आपको रेकमेंड तो नहीं करूँगा, मतलब मैं आपको रेकमेंड तो नहीं करना चाहता, बट मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देना चाहता हूँ जो मैं खुद करके रखा हूँ कि भाई मैंने आईटी स्टॉक्स में अभी काफ़ी इन्वेस्ट करके रखा है। ठीक है, एंड आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस सेक्टर, बिकॉज अभी आईटी सेक्टर काफ़ी डाउनफॉल में है। ये बढ़ेगी तो सही, जैसे जैसे यूएस इकोनॉमी सुधरेगा ये बढ़ेगी। तो अगर आप भी चाहते हो तो आप अपना ड्यू डिलिजेंस खुद करके आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर्स के ऊपर जो है एक बार देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज दोस्तों न्यू ड्राफ्ट पॉलिसी प्रोमिसेस टू लेवल ई कॉमर्स प्लेइंग फील्ड। देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है कि ई कॉमर्स में क्या हो रहा है कि कई सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स ना अपना स्टेक तो, अब जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, फ्लिपकार्ट का प्लेटफॉर्म तो है ही, और वो क्या कर रहे हैं कि कुछ सेलर्स के में भी अच्छा इक्विटी स्टेक बाय करके रख ले रहे हैं। अब उससे होता क्या है दोस्तों कि फ्लिपकार्ट उन सेलर्स को ज़्यादा प्रमोट करेगा जिसमें उसका खुद का स्टेक हो, राइट। तो अब क्या हो रहा है कि
लेवल प्लेइंग फील्ड लाने के लिए सारे प्लेटफॉर्म को बोला जा रहा है कि भाई आप एक भी पैसा का होल्डिंग नहीं रखोगे अपने सेलिंग पे। ई कॉमर्स की अगर बात करें तो एफडीआई परमिटेड है ई कॉमर्स में, लेकिन एज अ प्लेटफॉर्म आप इन्वेस्ट कर सकते हो ई कॉमर्स सेक्टर में। लेकिन अगर आप इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल, जैसे कि मान लो अमेजोन खुद का एक प्लेटफॉर्म भी लेके आ रहा है और खुद का सेलर्स भी लेके आ रहा है जो लोग अमेजोन में लिस्टेड है, वो चीज़ एफडीआई में अलाउड नहीं है। तो अब वैसे ही डोमेस्टिक में भी वो चीज़ हो जाएगा कि भाई डोमेस्टिक में भी अगर फ्लिपकार्ट जैसा कंपनी है तो वो कोई सेलर के में स्टेक नहीं होल्ड करके रख सकता। तो ये आई थिंक ये बहुत अच्छा स्टेप है जिससे हर सेलर को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। दोस्तों अब तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद ही आ रहा होगा। वीडियो पे लाइक ज़रूर करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, और लोगों को रेकमेंड करें ताकि उनको भी इस चैनल की नोटिफिकेशन मिलते रहे, उनको भी इस चैनल का फ़ायदा मिलते रहे और हमारी फैमिली भी धीरे धीरे करके बढ़े। और कमेंट में ज़रूर करके बताइए अगर आप वीडियो में और कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं या वीडियो आपको कैसा लग रहा है। आप वीडियो को अगर आपको यूज़फुल हो रहा है तो मैं मुझे बताइए ये चीज़। और एक चीज़ चाहता हूँ मैं अपने व्यूअर्स से, अगर आपको वीडियो पे कमेंट करें तो आप अपना प्रोफाइल ज़रूर बताएं कि आप क्या चीज़ करते हो, मतलब आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपको ये वीडियो क्या चीज़ से फ़ायदा हो रहा है और आप बेसिकली आपका प्रोफेशन क्या है, आप स्टूडेंट हो, आप कोई बिजनेसमैन हो या आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो। मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ ताकि मेरे लिए भी ये चीज़ मोटिवेटिंग रहेगा या मेरे लिए भी ये चीज़ एक नॉलेज में रहेगा कि मेरी ऑडियंस जो है, मेरी व्यूअर्स जो है कौन से पर्टिकुलर चीज़ में ज़्यादा फोकस्ड है। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने में काफ़ी हेल्प आता है दोस्तों। फिर उसके बाद एक चीज़ और आपके नोटिफिकेशन के लिए बता दूं कि जो पिछले जो वीडियोस थे जो कि जून 8 और 9 के, वो अपलोड हो चुके हैं। सिर्फ एक जून 10 का वीडियो बचा है, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो सारे वीडियोस आपके जो है पहले के वो वीडियो अपलोड हो जाएंगे, तो एक भी वीडियो मिस नहीं होगा। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ ये चैनल में एक भी वीडियो आपको मैं मिस नहीं करवाऊँगा। मैं सारे आपके डे टू डे चैनल आपको, मतलब डे टू डे सारी न्यूज़ आपको कवर ज़रूर करवाऊँगा। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, फ्यूल कंपनीज ऑन कन्वीनियंस ड्राइव टू ड्रॉ इन बायर्स। देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है कि फ्यूल स्टेशन जब आप रुकते हो तो आपको पता है कि फ्यूल स्टेशन में कुछ भी अच्छा नहीं होता, मतलब वॉशरूम बने रहते, वो भी यूज़ करने लायक नहीं रहते, कोई स्टोर नहीं रहता, लोग वेट ही करते रहते हैं। और सीएनजी में तो भाई आधा घंटा 1 घंटा वेट करना पड़ जाता है। तो इसमें क्या है कि भाई जो फ्यूल स्टेशंस है ये लोग क्या कर रहे हैं कि भाई अपना अपना एक नॉन फ्यूल प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, एज इन जैसे ग्रोसरी आइटम रख दी है या कोई गेमिंग आइटम रख लिया या कोई बुक्स वगैरह रख दिए, ताकि फ्यूल स्टेशन में अगर आदमी कोई गाड़ी भरा भी रहा है तो वो जाके अपना थोड़ा टाइम पास कर ले, मीन पाइन वो बैठा ना रहे। तो इससे क्या होगा कि आपके प्रॉफिट भी डाइवर्सिफाई होंगे और लोग ज़्यादा अट्रैक्ट भी होंगे। आज अगर आप कोई फ्यूल स्टेशन में रुकना चाहते हो तो आप ज़्यादा स्टॉप में, अगर आप मान लो 3 घंटे 4 घंटे की जर्नी कर रहे हो तो आप ये चीज़ नहीं चाहते आप ज़्यादा बार स्टॉप करो। आपको ऐसा लगता है भाई मैं एक ही बार स्टॉप करूँगा और मेरे पास सब कुछ एक ही बार में हो जाएगा। तो आप फ्यूल स्टेशन में जब स्टॉप करोगे तो आपका वो थोड़ा बहुत शॉपिंग भी हो जाएगा, शॉपिंग एज इन जो आपको जो ग्रोसरीज वगैरह का या आपको चिप्स आइटम वगैरह का, और आपके बुक्स का भी हो, आपका गेमिंग का भी होगा, तो एक रिफ्रेशमेंट टाइप का हो जाएगा ताकि जो ट्रैवलर भी है उनको भी ये चीज़ का आराम रहे, वो लोग भी अट्रैक्ट हो। एक बोल सकते हो एक नया तरीका अट्रैक्ट करने का यूजर्स को, क्योंकि प्रोडक्ट्स तो लगभग सेम ही होते हैं। हाँ कुछ कुछ के एक्स्ट्रा रहते हैं क्वालिटी, बट हाँ मोर और लेस इंडियन कंज्यूमर्स को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है। तो इससे क्या होगा, कंज्यूमर्स और अट्रैक्ट होंगे अपना एक ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, एक थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट न्यूज़ सुनने को मिल रहा है कि स्टीम लीक एट टाटा स्टील ओडिशा प्लांट, 19 इंजर्ड। बहुत ज़्यादा तो ये डिज़ास्टर नहीं हुआ, बट ये और अच्छी बात है। तो ये डिज़ास्टर क्या था कि स्टीम जो था, वाटर स्टीम, वो लीक हो गया कौन से, टाटा स्टील के प्लांट से। ठीक है, तो 19 लोगों को चोट पड़ी है। ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ हुआ है। तो जो इंजर्ड है उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अब इन्वेस्टिगेशन होगा कि ये चीज़ हुआ कैसे, बट हाँ फॉर्चुनेटली किसी की जान नहीं गई है। एंड अब कंपनीज जो है, कंपनी के ऊपर देखा जाएगा कि भाई क्या ऐसे भूल चूक हुआ जिसके कारण ये स्टीम लीक हुआ है। नेक्स्ट इज दोस्तों, टेलीकॉम कंपनीज यूज़ AI टू चेक स्पैम कॉल्स टेक्स्ट। देखिए टेलीकॉम कंपनीज आजकल बहुत कोशिश कर रही है कि जो यूज़र्स को जो स्पैम कॉल जा रहे हैं वो चीज़ ना जाए, और वो उनकी कोशिश नहीं है बल्कि ये ट्राई की तरफ से बोला गया है कि भाई आप जो है आप इस चीज़ को जो रेगुलेटर है टेलीकॉम का, उनको ये चीज़, उन्होंने ये चीज़ बोला है सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को, भाई आप एक AI ML का सिस्टम डेवलप करो और उसको डिप्लॉय करो, सो दैट यूज़र्स को जो स्पैम कॉल जा रहे हैं, जो कि फ्रॉड मैसेजेस जा रहे हैं या कॉल्स जा रहे हैं जिससे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन यूज़र्स के लीक हो जाती है, वो सब कॉल्स को आप बंद करवाओ। अब ये स्पैम कॉल्स वगैरह जो आपको ही पता है कि भाई कुछ नहीं, बस एडवर्टीजमेंट वगैरह के लिए रहता है। तो आजकल तो मुझे तो काफ़ी स्पैम कॉल्स आ रहे हैं, आपको आ रहे हैं क्या, ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, देखना चाहता हूँ कि और लोगों को भी आ रहे हैं क्या। तो ये स्पैम कॉल्स काफ़ी आजकल आज के डेट में काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो उस चीज़ को हटाने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटर जो है टेलीकॉम कंपनीज़ को बोलिए कि भाई आप ऐसा सिस्टम डेवलप करें, ठीक है,
इससे क्या होगा कि भाई और इन्होंने ये भी स्टेप बोला है कि भाई आप एक जन को जब एक इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि हाँ भाई ये कंपनी या ये नंबर से अगर एक स्पैम कॉल जा रहा है, तो आप बाकी भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को ये चीज़ सर्कुलेट करो थ्रू ब्लॉक लेजर टेक्नोलॉजी, मतलब जिसको हम बोलते हैं ना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो डिजिटल लेजर के हिसाब से आप बाकी लोगों को भी ये चीज़ शेयर करो ताकि सब उस चीज़ का फ़ायदा उठा पाए। फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़, एयरफेयर्स डाउन, गवर्नमेंट रूल्स आउट कैप। देखिए गवर्नमेंट ने ये चीज़ बोला है कि हम कैप नहीं लगा सकते एयरफेयर में, जो कि डिमांड रहता है यूज़र्स का या ट्रैवलर्स का जनरली कि भाई एयरफेयर्स इतने बढ़ते जा रहे हैं, आप कैप लगाइए। गवर्नमेंट बोल रही है कि हम टाइम टू टाइम गाइडलाइन इशू करेंगे जिससे एयरफेयर और ऑटोमेटिकली कम हो गए। कैप लगाने से क्या होगा कि भाई एक हेल्दी कॉम्पिटिशन डेवलप नहीं हो पाएगा और जो एयरलाइंस है उनको भी एक काफ़ी प्रॉब्लम होगा कैप को फॉलो करने में। तो इनका ये चीज़ कहना है भाई हम कैप तो नहीं लगाएंगे बट हाँ हम कंट्रोल जरूर करेंगे, और एयर फेयर जो है अभी 60% हमारे कंट्रोल के कारण डाउन हो गया। फिर उसके बाद CAG टू हायर टेक सेवी ऑडिटर्स एंड अपग्रेड ऑफिस इंफ्रा टू बी AI रेडी। देखिए CAG क्या कर रहा है कि अब जो है ऑडिट वगैरह जो होगी वो AI के थ्रू होगी। देखिए दोस्तों AI के थ्रू ऑडिट होने से ना क्या एक बेनिफिट होता है कि भाई आप जब लार्ज डेटा को जब स्कैन करते हो ना तो आप एक एक करके चेक करते हो कि भाई अच्छा इसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। AI एक पर्टिकुलर पूरे लास्ट डेटाबेस को स्कैन खुद ही कर लेगा एंड कहाँ कहाँ पे प्रोबेबल मिस्टेक्स या प्रोबेबल फ्रॉड हो सकते हैं वो चीज़ CAG मतलब वो चीज़ AI खुद ही हाईलाइट करके दे देगा CAG को। तो उससे काफ़ी टाइम बचेगा एंड CAG काफ़ी प्रोडक्टिव चीज़ों में अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकती है। तो ये चीज़ है कि CAG भी अब AI का यूज़ कर रही है। AI काफ़ी दोस्तों यूज़ में आ गया, काफ़ी ट्रेंड में आ गया है, तो हर चीज़ों में आजकल AI यूज़ हो रही है, तो ऑडिट में क्यों नहीं। फिर आजकल लास्ट न्यूज़ दोस्त, IT डिपार्टमेंट प्लान्स टू चैलेंज IT-80 रूलिंग। देखिए एक्चुअली क्या हुआ कि IT-80 ने एक रूलिंग दिया है जो कि IT डिपार्टमेंट जिससे खुश नहीं है। रूलिंग क्या है, 10 स्पोर्ट्स का जो सेल हुआ था सोनी पिक्चर नेटवर्क को बाय मॉरिशस बेस्ड एंटिटी लिंक टू जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस। ये जो मॉरिशस बेस्ड एंटिटी है इन्होंने सोनी पिक्चर्स को 10 स्पोर्ट्स बेचा था। अब ये बेचा जब तो उनका लगभग 1800 करोड़ का कैपिटल गेन टैक्स आ गया। अब वही चीज़ वो वोडाफोन वाला केस हो गया कि भाई इन्होंने ये चीज़ बोला कि एक्चुअली देखिए जो कैपिटल गेन टैक्स है वो कब लगता है कोई भी एंटिटी पे, जब वो एंटिटी का प्लेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इंडिया हो। अब इनका ये चीज़ कहना है कि भाई 10 स्पोर्ट्स नेटवर्क का तो कोई इस्टेब्लिशमेंट ही नहीं है ना, वो कोई जो मॉरिशस बेस्ड कंपनी का जो इस्टेब्लिशमेंट है, तो फिर हम क्यों बेकार का इंडिया में कोई टैक्स पे करें। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का ये चीज़ कहना है भाई आपका तो मेन जो ऑपरेशन तो इंडिया में हो रहा है, और ऑपरेशन इंडिया में हो रहा है तो भाई आप तो जहाँ से इंडिया प्रॉफिट कमा रहे हो आपको तो बेचना चाहिए। तो उन्होंने ये चीज़ बोला भाई हमारा फिजिकल प्रेजेंस तो नहीं है ना इंडिया में, मतलब जो मॉरिशस बेस्ड कंपनी उन्होंने ये चीज़ बोला हमारा फिजिकल प्रेजेंस तो नहीं है ना। एंड IT-80 ने सरप्राइजिंगली इस चीज़ को सपोर्ट किया कि भाई उनका कोई फिजिकल प्रेजेंस तो नहीं है इंडिया में, तो ये टैक्स पे नहीं करेंगे। तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाई कोर्ट में इस चीज़ को चैलेंज किया IT-80 के रूलिंग को कि भाई ऐसा नहीं होता दोस्त, आप जो है इस चीज़ को डिनाई करिए, इनको बोलिए 1800 करोड़ का कैपिटल गेन टैक्स पे करेंगे, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, इंडियन गवर्नमेंट का लॉस हो जाएगा। और ऐसे तो फिर हर कंपनीज अपने मॉरिशस बेस्ड कंपनी को जैसे, और मॉरिशस में क्या है ना दोस्तों कि मॉरिशस और इंडिया का ना DTAA डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, एक बार अगर आप मॉरिशस में टैक्स पे कर देते हो, मॉरिशस में टैक्स लगता ही कितना है, तो आप इंडियन गवर्नमेंट को फिर उस ट्रांजैक्शन में कोई टैक्स भी नहीं पे करोगे। तो उन्होंने इस चीज़ का प्रोविजन का लूप होल निकाल लिया। तो आने वाले टाइम में रूलिंग क्या होता है क्या नहीं होता है, बट ये केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट डेवलप हो जाएगा, स्पेशली जो इनकम टैक्स के लेके, इनकम टैक्स के लॉ को लेके। भाई ऐसे तो फिर ये भी वोडाफोन कंपनी से ही केस हो गया। अब देखते हैं, मेरे ख्याल से तो ये IT-80 के रूलिंग के अगेंस्ट ही देंगे, हाई कोर्ट की रूलिंग, या फाइनली सुप्रीम कोर्ट तक भी अगर मैटर जाती है तो ये मेरे ख्याल से टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या रूलिंग रहता है, नहीं तो फिर गवर्नमेंट वापस अमेंड करेंगे। हाँ ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं कर सकते क्योंकि वो रेट्रोस्पेक्टिव वोडाफोन केस में करके तो पछताई थी, बट हाँ प्रोस्पेक्टिव से फिर वो उस लूप होल को प्लग करेंगे। तो ये है न्यूज़ दोस्तों। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा एंड हैव अ नाइस डे।